चांदनी रात से जगमगाता देहरादून शहर, जो बर्फ की चादर में लिपटा और भी खूबसूरत लग रहा था, तो वहीं एक आलीशान बंगला अंधेरे में लिपटा हुआ। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा फैला था। हर खिड़की और दरवाजे पर पर्दों का पहरा था, मानो रोशनी का एक कतरा भी अंदर न आ पाए। जैसे जैसे रात अपनी चरम पर पहुंच रही थी, वहां का माहौल डरावना होता जा रहा था। वहीं एक कमरे में बैठा 27-28 साल का एक लड़का, जिसे देखिए तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो डर भी रहा है। अंधेरे में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन शायद वो दर्द में था। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, वैसे वैसे उसका दर्द बढ़ रहा था। अचानक ही दर्द से उसकी बहुत ही बुरी और डरावनी चीख निकल गई। अगर उस चीख को कोई सुन ले तो उसकी रूह तक कांप जाए। अचानक से उस लड़के की बॉडी में चेंजमेंट होने लगे। उसकी आंखों का रंग सुर्ख लाल हो गया और हाथों के नाखून बढ़ गए। उसके मुंह के साइड के दांत थोड़े बाहर निकले, लेकिन शायद वो अभी भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए थे। इस वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसने खुद की बॉडी की चेंजमेंट को देखा और गुस्से से चीख पड़ा। आसपास का माहौल काफी डरावना हो चुका था, लेकिन अब रात ढलने लगी थी और वो फिर से नॉर्मल होने लगा। थोड़ी ही देर में फिर से सब कुछ शांत हो गया। उसने खुद को खुद में समेटा और बेड पर लेट गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके जहन में बस यही चल रहा था कि क्यों है वो ऐसा। आखिर इन 7 सालों में वो ऐसा क्यों बन गया है, जबकि पहले सब कुछ नॉर्मल था। खैर, जैसे तैसे वो भयानक रात कट गई। अगली सुबह फिर नया सवेरा होने वाला था। उसकी जिंदगी में फिर से नया अध्याय शुरू होने वाला था, लेकिन वो खुद इन सब से अनजान था। वो अपनी पहचान ढूंढना चाहता था। वो अपने ऐसे होने का कारण जानना चाहता था, लेकिन अगली सुबह उसकी जिंदगी में नया मोड़ लाने वाली थी, जिससे वो अनजान था। अगली सुबह ओबरॉय विला मेन गेट से एक हैंडसम लड़का, जिसकी उम्र कोई 24 या 25 के आसपास होगी, अंदर आया। लगभग 5'11" की हाइट, गोरा रंग, चेहरे पर हल्की बियर्ड, काली गहरी आंखें, पतले गुलाबी होठ। कोई एक नजर देख ले तो उसकी मासूमियत में खो जाए। वो अंदर आया और दौड़कर एक रूम में चला गया। उसके चेहरे पर शिकन थी, मानो किसी की चिंता हो उसे। वो दौड़कर कमरे में पहुंचा तो बेड पर एक 27-28 साल का लड़का सो रहा था। उसके चेहरे पर दर्द था। चेहरे का रंग दर्द से पीला पड़ चुका था। दरवाजे से जब उस लड़के ने उसे देखा तो दौड़कर उसके पास गया। उसकी आहट से सोया हुआ लड़का जाग गया और उठकर बैठते हुए बोला, त्रिश, मैंने कितनी बार कहा है, रात में ड्राइविंग मत किया करो। वो लड़का जो आया था, वो त्रिश ओबरॉय था। उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस जल्दी से उसके सामने बैठ उसे गले लगा बोला, भाई आप ठीक हो ना। त्रिश के गले लगते ही उस लड़के के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने उसे खुद से अलग कर कहा, मैं ठीक हूँ छोटे, और वैसे भी भला युग ओबरॉय को क्या हो सकता है। ये बोल उसने आइवेंट की युग ओबरॉय कॉर्पोरेशन का CEO। आधी दुनिया पर तो बस इसका ही राज था। गजब की पर्सनालिटी, कोई एक नजर देख ले तो दीवाना हो जाए। उसे हर लड़की के सपनों का राजकुमार कहना गलत नहीं होगा। 6'2" की हाइट, नीली आंखें, जिनमें न जाने क्या ही कशिश थी कि कोई एक नजर देखे तो डूब ही जाए। गेहुआ रंग, पतले गुलाबी होठ और चेहरे पर हल्की बियर्ड, पूरा का पूरा मास्टरपीस था वो। उसकी पर्सनालिटी किसी ग्रीक गॉड जैसी थी। वैसे तो दोनों भाई ही एक से बढ़कर एक थे, पर युग जन्हा काफी मेच्योर था, तो वहीं त्रिश में बचपना कूट कूट के भरा था। लेकिन दोनों एक दूसरे की जान थे। अपनी जिंदगी का हर अच्छा बुरा पहलू एक दूसरे से करते थे, चाहे कोई भी बात क्यों न हो। लेकिन त्रिश अभी भी टेंशन में था, तो युग ने उसे चिल आउट करते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। त्रिश उसके पास से उठते हुए बोला, आखिर ये सब आपके साथ क्यों होता है? आपको दर्द में देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और आप उस वक्त मुझे अपने पास रहने भी नहीं देते, पहले ही दिन फार्म हाउस भेज देते हो। आपको पता है कैसे मैं वो दिन और रात निकालता हूँ। युग ने उसे अपने पास बैठा कर कहा, छोटे, तुझे पता है मैं तेरी सेफ्टी के लिए तुझे दूर भेजता हूँ। उस वक्त मैं हैवान बन जाता हूँ, खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए तुझे दूर भेजता हूँ।
ताकि तुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दूं। त्रिश बोला, मुझे पता है भाई, पर मैं भी क्या करूं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों ने उस ओर देखा। वहां पर एक 45 साल की औरत खड़ी थी। त्रिश खुश होते हुए उछल कर उठा और भाग के उसके गले लग गया और बोला, मॉम, आई मिस्ड यू सो मच। ये बोल उसने अपनी माँ के गालों पर किस कर लिया। गरिमा जी ने भी उसके बालों को सहलाते हुए कहा, मोम ने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तब तक युग भी उठकर उनके पास आ गया था। उसने आकर अपनी माँ को हग किया और बोला, आप कैसे हैं मोम। गरिमा जी बोली, तुम दोनों को ठीक देख लिया तो मैं भी अच्छी ही हूँ। तभी पीछे से किसी के गला साफ करने की आवाज आई। उहू उहू। सबने उस ओर देखा। वहाँ पर 50 साल के एक आदमी खड़े थे। त्रिश फिर से एक्साइटेड हो गया और इस बार तो वो उनके गले लगते हुए अपने पैरों को उनकी कमर पर क्रॉस कर बांध लिया और खुशी से बोला, डैड, हाउ आर यू, मिस्ड यू बट नॉट मोर देन मॉम। उसकी ये बात सुन सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये रितेश जी थे। उन्होंने त्रिश से कहा, बेटा तेरा बाप बूढ़ा हो रहा है, अब तुझे नहीं उठा सकता, तो नीचे उतर जा, कहीं इस उम्र में हड्डी वड्डी टूट गई तो जल्दी से नहीं जुड़ेगी। ये सुन त्रिश नीचे उतर गया और अपने दांत दिखाते हुए बोला, क्या डैड आप भी, अभी तो आप जवान हो। युग ने आगे अपने डैड को हग किया और बोला, कैसे हो डैड। रितेश जी बोले, बेटा तुम्हारी माँ के रहते भला हम कैसे हो सकते हैं। सील गरिमा जी ने उन्हें घूर कर देखा और बोली, क्या मतलब है आपका। रितेश जी थोड़ा डरते हुए दांत दिखाकर बोले, अरे मेरा मतलब है जब तुम साथ हो तो मैं तो अच्छा ही होऊंगा ना। उनकी हालत देख त्रिश और युग में ही मन हंस रहे थे। त्रिश तो अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। इस पॉइंट पर वो अपने डैड की हालत पर खुलकर हंसना चाहता था, लेकिन सामने उसकी माँ खड़ी थी इसलिए कंट्रोल कर रहा था। गरिमा जी ने सबको देखा और फ्रेश होने चली गई। उनके जाते ही जो त्रिश अब तक हंसी रोके खड़ा था, जोर जोर से हंसने लगा। उसकी ऐसी हरकत देख युग ने उसका कान पकड़ खींचा और बोला, ज्यादा दांत मत दिखा और जाकर तैयार हो, हमें ऑफिस चलना है। ऑफिस के नाम से उसका मुंह बन गया और वहाँ से चुपचाप अपने रूम में चला गया। रितेश जी ने युग से कहा, कुछ बात करनी है तुमसे युग। युग बोला, बोलिए ना डैड, क्या बात है। रितेश जी ने कहा, अंदर रूम में चलो। ये बोल वो युग के रूम में जाकर काउच पर बैठ गए। युग भी उनके पास आकर ही बैठ गया। रितेश जी ने गंभीरता से कहा, युग पिछले 7 सालों से तुम किस तकलीफ से गुजर रहे हो मुझे पता है। ये सुन युग एक पल को शॉक्ड रह गया, क्योंकि ये बात उसके अलावा बस त्रिश जानता था। वो कुछ बोलने को हुआ कि रितेश जी ने अपनी जेब से उसे एक रुद्राक्ष की माला निकाल दी और बोले, युग, याद रखना बेटा, वो महीने की एक रात तुम्हारा सच नहीं है, तुम्हारा सच मैं और तुम्हारी माँ है। तुम हमारे बेटे हो। याद रखना, कभी भी बुराई को खुद पर हावी मत होने देना। हमेशा याद रखना, तुम्हारा एक छोटा सा परिवार है जिसकी तुम जान हो। ये बोल उन्होंने वो माला उसे पहना दी और उसके माथे को चूमते हुए बोले, इसे कभी खुद से अलग मत करना। युग ने उन्हें हग कर कहा, आई नो डैड, कि मैं आपका बेटा हूँ। माँ ने मुझे जन्म दिया है, पर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा, सब वक्त पर छोड़ दो, तुम्हें अपने सवालों के जवाब धीरे धीरे मिल जाएंगे। ये बोलकर वो वहाँ से उठकर चले गए। युग ने एक नजर अपने गले में पहनी माला पर डाली और सारे सवालों को किनारे कर फ्रेश होने चला गया। युग जल्दी से फ्रेश हो बाहर आया और अपने गीले बालों को पोंछते हुए वार्डरोब में चला गया। वहाँ से उसने एक ब्लैक शर्ट और 3 पीस सूट लिया और पहनकर बाहर आ गया। फिर वार्डरोब के पास वाले ड्रॉर में से एक रेड वाइन कलर की टाई निकाल बांधते हुए मिरर के आगे आ खड़ा हो गया और तैयार हो नीचे चला गया। नीचे अभी तक त्रिश था, जो अपनी टाई को बांधने की जद्दोजहद कर रहा था, लेकिन बांध नहीं पा रहा था और अजीब अजीब मुंह बना रहा था। युग ने उसे ऐसे देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो उसकी ओर बढ़ गया और उसके पास जा उसके हाथ से टाई लेकर उसे पहनाने लगा। त्रिश ने उसे ऐसा करते देखा तो बोला, भाई। इससे पहले ही वो कुछ बोलता, युग पहले ही बोल पड़ा, सोचना भी मत, बहुत मस्ती हो गई, अब काम सीखो। फिर उसने उसकी टाई बांध उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, छोटे
कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अब तुम्हें काम सीखना चाहिए। मेरी कंडीशन तुझे अच्छे से पता है, इसीलिए चल अब नाश्ता कर, ऑफिस चलते हैं। त्रिश ने मुस्कुराकर ओके कह दिया और उसके साथ आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। दोनों भाइयों ने नाश्ता किया और ऑफिस निकल गए। त्रिश ने युग को थोड़ा देर से आने का बोला, तो युग ने पहले तो उसे देखा, फिर उसकी मासूम सी शक्ल देख हाँ बोल दिया। त्रिश अपनी कार लेकर चला गया, तो वहीं युग ऑफिस के लिए निकल गया। वो थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि रास्ते में उसकी कार के सामने एक लड़की आ गई। उसने झटके से ब्रेक लगाई तो उसका सिर सामने स्टीयरिंग से जा लगा, जिसकी वजह से उसे हल्की चोट लग गई, लेकिन उसने खिड़की पर ध्यान नहीं दिया। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और बाहर जाकर उस लड़की को पूछा, हे आर यू ओके? वो लड़की जिसने सफेद रंग का फ्रॉक सूट पहन रखा था और उसका चेहरा उसके बालों की वजह से ढक गया था। वो सड़क पर घबराई सी बैठी थी, उसके हाथों में एक छोटा सा पपी था। उसे बचाने के लिए ही वो गाड़ी के आगे आई थी। युग ने उसे हाथ दिया, तो वो उसका हाथ पकड़ खड़ी हो गई। उसने अपने चेहरे से बाल हटाए और बोली, थैंक यू टाइम पर ब्रेक लगाने के लिए, अदरवाइज आज तो मेरा कल्याण ही हो जाना था। लेकिन युग को तो जैसे उसकी बातें सुन ही नहीं रही थी, वो तो बस उसे एकटक देख रहा था। जब युग ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो लड़की कुछ नहीं बोली और चली गई। अब भी युग उसे जाते देख रहा था। उसका दिल जो 7 सालों से धड़कना भूल गया था, आज धड़क उठा था। खुद से उसने अपने दिल की धड़कन सुनी तो हैरान था। उसने कहा, ये कैसे? 7 साल बाद फिर से ये धड़क रहा है। I can feel this, but how can it possible? युग ने एक बार फिर उस लड़की को देखा जो जा चुकी थी, और मन ही मन बोला, आखिर कौन थी वो? तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया तो उस पर त्रिश की कॉल थी। त्रिश बोला, भाई वेयर आर यू? मैं तो पहुंच भी गया। युग ने जिस ओर वो लड़की गई थी उस ओर देखते हुए कहा, बस आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। त्रिश ने ओके बोल फोन रख दिया। युग भी अपनी गाड़ी में बैठ ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो लड़की उसके माइंड और हार्ट दोनों जगह मानो बस गई थी। थोड़ी ही देर में युग ऑफिस पहुंच गया। उसने कार पार्क कर और अपने कैबिन की प्राइवेट लिफ्ट ले ऊपर की ओर चला गया। युग का कैबिन। त्रिश वहां बैठा पहले से उसका वेट कर रहा था। जैसे ही उसने लिफ्ट की आवाज सुनी उसने उस ओर देखा। युग लिफ्ट से बाहर आया तो त्रिश जल्दी से उसके पास जाकर बोला, भाई आपको ये चोट कैसे लगी? युग ने नॉर्मली कहा, कुछ नहीं, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, पर मैं ठीक हूँ। ये बोल वो अपनी चेयर पर बैठ गया। त्रिश बोला, भाई आपको चोट लगी है और आप कूल हो। युग ने बेपरवाही से कहा, ये ठीक हो जाएगा। तो त्रिश ने मुंह बना उसे देखा। युग बोला, देखो। ये बोल उसने अपनी चोट को अपने हाथ से छुआ। कुछ ही सेकंड्स में वो घाव भर गया। त्रिश ने आंखें फाड़ उसे देखा और बोला, आपको सुपर पावर्स मिल गई। युग बोला, पता नहीं। युग, छोटे, आज कुछ अलग हुआ है। त्रिश ने सवालिया निगाहों से उसे देखा, मानो पूछ रहा हो क्या अलग हुआ। युग बोला, जिस लड़की से मेरा एक्सीडेंट हुआ उससे मिलने के बाद से कुछ चेंज हुआ है। त्रिश, क्या? युग, माय हार्ट। त्रिश को समझ नहीं आया, वो उसे देख रहा था। तभी युग फिर से बोला, युग, इट्स बीटिंग। ये सुन त्रिश भी हैरान था, क्योंकि उसे भी पता था कि उसका भाई एबनॉर्मल है और वो जिंदा तो है पर उसका दिल नहीं धड़कता। लेकिन आज वो धड़क रहा था। त्रिश बेयकीनी से युग को देख रहा था। युग फिर बोला, इट्स ट्रू छोटे, इट्स बीटिंग। ये बोल उसने उसका हाथ पकड़ अपने सीने पर दिल की जगह रख दिया। त्रिश भी हैरान था, वो उसके दिल की धड़कन महसूस कर रहा था। युग ने उसे पकड़ हिलाया, तब वो इस शॉक से बाहर आया और बोला, भाई इट्स अनबिलीवेबल, ये कैसे? हाउ इज दिस पॉसिबल? भाई, हु वाज दैट गर्ल? युग बोला, आई डोंट नो। पर कुछ अलग था उसमें, कुछ अलग सी बात जो उसे सबसे अलग कर रही थी। पता नहीं कौन थी। वो दोनों बात कर रहे थे, तभी किसी ने उसके कैबिन का डोर नॉक किया। युग ने कम इन बोला तो वो दरवाजे पर खड़ा शख्स अंदर आ गया, जिसकी उम्र कोई 30-32 के आसपास होगी। वो युग के ऑफिस का मैनेजर था। युग ने बोला, जी सौरभ। बोले, क्या बात है?
सौरभ बोला, सर, हमने जिन कैंडिडेट्स को सेक्रेटरी पोजीशन के लिए सेलेक्ट किया था वो सब आ चुके हैं। बस अब आपको इंटरव्यू लेना है और आपके और त्रिश के लिए सेक्रेटरी सेलेक्ट करना है। युग बोला, आप चले, बस हम दोनों अभी आते हैं। उसके बोलते ही सौरभ वहां से चला गया। त्रिश ने उसकी ओर देखा और बोला, क्या आप उस लड़की का पता लगाने वाले हैं? युग ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जस्ट वेट एंड वॉच छोटे। ये बोल उसने अपने स्पेक्स पहने और वो कैबिन से बाहर निकल गया। त्रिश ने मुंह बना कहा, पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर वो भी वहां से युग के पीछे चल पड़ा। कॉन्फ्रेंस रूम, युग के आगे सारे कैंडिडेट्स की फाइल्स थी। वो गौर से उन सब का सीवी चेक कर रहा था। तभी एक फाइल में लगी फोटो पर उसकी नजर अटक गई और अब उसकी आंखों में चमक थी, मानो जो उसे चाहिए था उसे वो मिल गया था। उसने उस फाइल को साइड रखा और उन सब फाइल में एक और फाइल निकाल साइड रखा। उसने अपने मैनेजर से कहा, सौरभ आप इन दोनों का इंटरव्यू फिक्स करें, लेकिन आज नहीं कल। सौरभ ने ओके सर कहा और वहां से चला गया। त्रिश बोला, भाई इतने लोगों में से आपने सिर्फ सीवी देख के 2 को ही सेलेक्ट किया, क्या पता और भी कोई उनसे बेटर हो। युग बस उसकी तरफ देख मुस्कुराया और बोला, जिसे मैं ढूंढने वाला था वो मुझे मिल गई। त्रिश शॉक्ड होके बोला, क्या सच में? अगर ऐसा है तो हमें उससे मिलना चाहिए। युग बोला, डोंट वरी त्रिश, वो कल खुद यहाँ आएगी। त्रिश को कुछ ठीक से समझ तो नहीं आ रहा था, पर उसके दिमाग में खुराफात ने जन्म ले लिया था। बस अब वो उस खुराफात को अंजाम देने की फिराक में था। और इधर युग के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो तो बस उस लड़की से मिल उसे जानना चाहता था। वो इतना तो समझ रहा था, उसका उस लड़की से टकराना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था। कुछ तो था उन दोनों के दरमियान, कुछ था जो युग उसकी ओर खींचा जाने लगा था। अब जानना ये था कि वो था क्या जो उन दोनों को बांध रहा था। बाकी अगले पार्ट में। कमेंट कर बताएं स्टोरी कैसी लगी। तो क्या होने वाला था इस मुलाकात का नतीजा? कौन थी वो लड़की? आखिर क्या चल रहा था युग के जहन में? और त्रिश वो क्या खुराफात करने वाला था? जानने के लिए पढ़ते रहे मेरे साथ सूफियाना।